हेलो माय डियर। मैं हूँ आपके एग्ज़ाम एनालिसिस्ट और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस। ये 12 दिसंबर को फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं मैं उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करवाना चाहती हूँ। पहले हम देख लेते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम्स 2025, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं इस डेट में जो भी एग्ज़ाम हुआ है। ओके, उससे पहले ये कुछ देखते हैं। ये 4 टाइप से होते हैं। एक विंबलडन 2025, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 और आते हैं फिर फ्रेंच ओपन 2025 और यूएस ओपन 2024। ठीक है, तो विंबलडन में आया है मेंस सिंगल्स विनर, ये जानिक सिनर रहे इटली के। मेंस सिंगल्स विनर जानिक सिनर रहे इटली के। मेंस रनर अप रहे कार्लोस अल्कराज स्पेन के। वुमेन सिंगल्स विनर इगा स्वेतेक और वुमेन रनर अप अमांडा अनिसोमवा यूएसए की रही है। फ्रेंच ओपन में रहा है मेंस में सिंगल्स विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज। मेंस रनर अप रहे हैं जैनिक सिनर। वुमेन सिंगल्स विनर रहे हैं कोको गॉफ यूएसए की हैं कोको गॉफ। और वुमेन्स रनर अप आर्यन सबलांका रहे हैं बेलारूस के। फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस सिंगल्स विनर जैनिक सिनर रहे हैं। मेंस रनर अप अलेक्जेंडर जर्वे जर्मनी के। वुमेन सिंगल्स विनर मेडिसन कीज यूएसए की। और वुमेन रनर अप आरेना सबलैंका बेलारूस की। यूएस ओपन 2024 में मेंस सिंगल्स विनर में जैनिक सिनर। मेंस रनर अप में टाइलोर फ्रिट्ज यूएसए के। वुमेन सिंगल विनर आरेना सबलैंका बेलारूस की। वुमेन रनर अप जेसिया पैगुला ये यूएसए की रही हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस पे आते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना। केंद्रीय बजट 2025 और 26 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्कीम की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का डिजिटलीकरण करना। इस योजना के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को डिजिटल रूप से शैक्षिक पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वे अपनी मातृभाषा में शिक्षा तक आसानी से पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। साल 2025 में लाइफ टाइम स्टडी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दीपाली देशपांडे को। तो ये रही है दीपाली देशपांडे। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड में आउटस्टैंडिंग कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम 2024 में देख लेते हैं किसको किसको मिला है। ठीक है, तो ये श्री सुभाष राणा, ये पैरा शूटिंग से हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की लिस्ट है। श्री सुभाष राणा ये पैरा शूटिंग के हैं। मिसेस दीपाली देशपांडे शूटिंग के हैं। श्री संदीप सैनगवान हॉकी के हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी में श्री मुरलीधरन ये हैं बैडमिंटन के। सी अरमांडो एग्नेलो काल्को फुटबॉल के हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडियन कार्निवाल 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन ए। पहली फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, ने 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया। यह 3 दिवसीय फिटनेस और वेलनेस कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित हुआ था, जिसका उद्देश्य भारत में स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस को बढ़ावा देना है। आयुष्मान खुराना उन्हें फिट इंडिया आइकन बनाया गया, जो युवाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करते हैं। हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दोहा कतर में हुआ था। ये 4 से 6 नवंबर 2025 को हुआ था। उद्देश्य क्या था? 1995 में कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आगे बढ़ाना और सामाजिक प्रगति, समानता और समावेशित पर ध्यान केंद्रित करना। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत की ओर से भाग लिया।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान है वो देखते हैं। मैग्नीशियम का 24 होता है क्या आणविक परमाणु द्रव्यमान। मैग्नीशियम का 24 होता है परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान टोटल कितना है, तो 6 4 10 2 1 3 40 ऐड कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, यदि उष्मा 60 जूल प्रतिरोध 4 ओम है तो वोल्टेज कितना होगा? तो यहाँ समय t सेकेंड लेते हैं और हीट की इकाई जूल वॉट सेकेंड होती है। तो विद्युत उष्मा के लिए सूत्र है, विद्युत उष्मा का सूत्र है H = v² T/R, जहाँ H 64 जूल दिया है, R 4 ओम दिया गया है, T 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम रख लेंगे। देखिए H कितना दिया गया है 64, v² निकालना है, T कितना दिया गया है 1 और R कितना दिया गया है 4। ठीक है, तो 64 × 4 v², तो v जो होगा वो 8 वोट 64, 8 का वर्गमूल है और 2 8 दूनी 16, तो 16 होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी होगा 16 वोल्ट। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी पौधा होता है? तो ये पपीता बहुत फेमस है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में यही ऑप्शन होता है, पपीता एक लिंगी पौधा होता है। एक लिंगी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। पपीता एक प्रसिद्ध एक लिंगी पौधा है, इनमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। इसके विपरीत सरसों द्विलिंगी, मटर द्विलिंगी, सूरजमुखी द्विलिंगी है। ICC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल है, ऑप्शन ए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। स्थापना इसकी 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जय शाह हैं, जिन्होंने 1 दिसंबर 2024 में अपना पद संभाला। फुल फॉर्म ऑफ BCCI इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का फुल फॉर्म है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जैनिक सिनर रहे हैं, मैंने ऊपर ही बताया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन वगैरह देख लेना। उन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी को हराया। हार्ड कोर्ट, अन्य ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन क्ले मिट्टी पर, विंबलडन ग्रास घास पर और US ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये धातु कर्म कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों के पिघलने बिंदु से अधिक गर्म करके निकाला जाता है तो वो प्रगलन कहलाती है। नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन ए। यदि प्रेगनेंसी गर्भावस्था में मां कुपोषित है तो इसका मुख्य प्रभाव क्या होगा? दूध उत्पादन बहुत अधिक होगा, गलत। बच्चा बहुत भारी होगा, नहीं। लो बर्थ वेट बेबी होगा, मतलब उसका वजन जो है वो कम हो जाएगा बच्चे का, बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। तो गर्भावस्था में कुपोषण का सीधा असर बच्चे के विकास पर पड़ता है। माँ को पर्याप्त पोषण न मिलने पर भ्रूण तक आवश्यक पोषक तत्व नहीं पहुँच पाते हैं। इसके परिणाम अक्सर होते हैं कि लो बर्थ वेट, कम वजन का बच्चा, समय से पहले जन्म का जोखिम, कमजोर प्रतिरक्षा। दूध उत्पादन गर्भावस्था के पोषण पर निर्भर तो करता है पर वह कुपोषण से बढ़ता है नहीं बल्कि कम होता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, इसलिए बी से बता दिया। ऑक्सीजन गैस में आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान 16। ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, 16 दूनी 32, तो ये होगा ऑप्शन सी। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि एक अक्रिय गैस है जो ऑक्सीजन और नमी को बाहर रखती है। इससे चिप्स लंबे समय तक कुरकुरे और ताज़े बने रहते हैं, जिनका स्वाद खराब नहीं होता, ऑक्सीकरण रुक जाता है। यदि द्रव्यमान m
इतना दिया गया है, v इतना दिया गया है, तो कुल गतिज ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो देखिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 m 500 kg और v स्क्वायर। तो v है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से भाग 10 छेती 18 500/3 गुणे 500/3। तो ये इसका आंसर आएगा पूरा सॉल्व करने पर 2.0, ऑप्शन बी आएगा। यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है? तो ये 14 दिन, 10 से 14 दिन होता है। ठीक है, अगर स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो अंडा लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है और फिर नष्ट हो जाता है, जिसके बाद हार्मोन का स्तर गिरता है और लगभग 10 से 14 दिनों के भीतर मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जिससे गर्भाशय की परत टूटकर बाहर निकल जाती है, जो एक सामान्य मासिक धर्म चक्र का अंत होता है और अगला चक्र शुरू होता है। अंडाजारी ओवुलेशन, हर महीने अंडाशय से एक अंडा निकलता है जो लगभग 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी के पास से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है? तो ये भी वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होगी। तो उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें हमेशा अपसारी होती हैं। जब किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है तो परावर्तन के बाद वह ऐसे बिखरती है जैसे वह सी मतलब वक्रता केंद्र से आ रही हो, यानी कि किरण वास्तविक रूप से सी से नहीं आती, लेकिन दर्पण के पीछे स्थित सी मतलब वक्रता केंद्र से उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है। इसलिए परावर्तित किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने पर प्रतिबिंब सीधा, आवर्धित और बड़ा बनता है? तो ये बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पर, तभी यह बड़ा बनता है। बाकी तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? जब फोकस और ध्रुव पर रखते हैं, सीधा होगा, आवर्धित होगा, बड़ा होगा, आभासी होता है। यह कारण है कि मेकअप मिरर, दाढ़ी का दर्पण भी अवतल दर्पण होते हैं क्योंकि वे चेहरा बड़ा दिखाते हैं। किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये समतल दर्पण है। ठीक, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। साबुन के माइसल्स बनने के बाद साबुन अर्क का कौन सा भाग जल के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो ये हाइड्रोफोलिक हेड, क्योंकि जल के साथ हाइड्रोफिलिक हेड होता है। साबुन अर्क के 2 भाग होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक फिलिक हेड। जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये पानी से भागने वाला भाग है और हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो पानी से आकर्षित होने वाला भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब मिसल्स बनते हैं तो हाइड्रोफोबिक टेल गंदगी तेल की ओर मुड़ती है, हाइड्रोफिलिक हेड पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए मिसल्स पानी में घुलकर गंदगी हटाने में मदद करता है। इसलिए जो भाग पानी से प्रतिक्रिया करता है वह हाइड्रोफिलिक हेड होता है। शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये तंत्रिका तंतु कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। तो हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र करता है, जो न्यूरॉन्स से बना होता है, जो मस्तिष्क से शरीर के सभी हिस्सों तक विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, जिससे हम महसूस कर पाते हैं और सोच पाते हैं और प्रतिक्रिया कर पाते हैं। ध्वनि सबसे तेज और सबसे अधिक गति से किस माध्यम में चलती है? ठोस में। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे चलने के लिए माध्यम को कण की आवश्यकता होती है। ठोस पदार्थ में कण सबसे अधिक सघन होते हैं, इसलिए ध्वनि यहाँ सबसे तेज गति से चलती है। जल में गति इससे कम होती है और वायु में सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि बिल्कुल नहीं चलती क्योंकि यहाँ कोई कण नहीं होता। निर्वात में प्रकाश की किरण चल सकती है। अगर पानी का घनत्व 1.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, 3 पदार्थ का घनत्व दिया हुआ था, इसमें पूछा कि उनमें कौन पानी में डूबेगा, तो जिस पदार्थ का घनत्व 1.3 ग्राम सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा वह पानी में डूब जाएगा और जिसका घनत्व 1.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से कम होगा वह
तैरेगा। इसलिए आपको दिए गए तीनों पदार्थ के घनत्वों की तुलना पानी के इस घनत्व से करनी होगी। जो भी पदार्थ इस मान से ज़्यादा घनत्व वाला होगा वह डूबेगा। कौन सा स्थायी ऊतक पौधे से कठोर और मजबूत बनाता है? तो ये स्क्लेरेंकाइमा है। स्क्लेरेंकाइमा एक स्थायी ऊतक है जिसकी कोशिकाएं बहुत मोटी, कड़ी और लिग्निन से युक्त होती हैं। ये पौधे को कठोरता, मजबूती और सपोर्ट प्रदान कराती है। स्थायी ऊतक पौधे को सहारा, सुरक्षा, भोजन और जल पहुंचाने जैसे विशिष्ट कार्य करते हैं, जो मुख्य दो प्रकार में बटे होते हैं। सरल ऊतक में पैरेन्काइमा भोजन, जल भंडारण, कोलेनकाइमा लचीलापन और स्क्लेरेन्काइमा कठोर सहायता देता है, जबकि जटिल ऊतकों में जाइलम जल खनिज परिवहन और फ्लोएम भोजन परिवहन शामिल होते हैं, जो पौधे की संरचना और कार्यों के लिए जरूरी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो ये आयोडीन होती है, सी ऑप्शन। तो अधिकांश धातुएं चमकदार नहीं होती हैं, पर आयोडीन एक अपवाद है क्योंकि इसकी सतह धातुओं जैसी चमक दिखाई देती, इसलिए इसे चमकदार अधातु कहा जाता है। पौधे में कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये ऊर्जा उत्पादन करता है, एटीपी बनाना। तो एक एटीपी बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी में निर्माण करता है एनर्जी का। पौधे भी श्वसन करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा बनती है। ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा बनती है। विकल्प ए में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। ये भी स्वयं का डीएनए होता है, गलत है। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट बनता है, इसलिए सबसे क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। सही है, ठीक है। 2025 में किस पैरा खिलाड़ी को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रवीण मनु भाकर है, नहीं तो प्रवीण कुमार होंगे। मनु भाकर को निशानेबाजी में दिया गया है, डी गुकेश को शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है। 2025 में म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा है। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार द्वारा 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के जवाब में शुरू किया गया एक मानवीय राहत और बचाव अभियान है। 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में बेकरूथ ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया है? तो ये स्पेन की हैं लामिना यामल, ये स्पेन की हैं। फिर से वही लिस्ट देखनी पड़ेगी, चलो देखते हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोडो डुप्लांटिस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, बेकरूथ ऑफ द ईयर लामिन यमाल, कमबैक ऑफ द ईयर रेबिका अंद्राडे, स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी जियांग युआन, एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिटकॉक, स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ, स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड राफेल नडाल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेटर। अब दूसरा क्वेश्चन, मई 2025 में आईएनएस शारदा ने एक द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया। यह किस देश के साथ आयोजित किया गया था? तो ये मालदीव के साथ आयोजित किया गया था, ऑप्शन बी। भारत और मालदीव को शामिल करते हुए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का उद्घाटन माफिला फुशी एटोल में हुआ। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस शारदा ने किया, जबकि मालदीव की ओर से मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF ने भाग लिया। मई 2025 में ज्योतिबा फुले जयंती 2025 में कब मनाई गई? तो ये 11 अप्रैल को 2025 में मनाई गई, क्योंकि उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें भारतीय समाज में निम्नलिखित में से किस प्रमुख योगदान के लिए याद किया गया था? ये क्वेश्चन है। तो 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। सावित्रीबाई फुले की जयंती 2025 में 3 जनवरी 2025 को मनाई गई थी। महत्व, इस दिन को
भारत में महिला शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में किस देश को अंतिम स्थान मिला है? तो ये रूस को मिला है। तो रूस को। अब 2025 के सूचकांक में भारत का स्थान 115वां रहा है शांति में। उसका स्कोर था 2.229। आइसलैंड फर्स्ट पे, सेकंड आयरलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड, भारत 115 पे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्कोर क्या रहा है? तो इसका भारत का स्कोर 38 रहा है। इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। 38 रहा है, जिससे सभी 180 देशों में से 96वां स्थान मिला है, जो पिछले 7 के स्कोर 39 और रैंक 93 से गिरावट को दर्शाता है। यह स्थान पहला स्थान डेनमार्क रहा है। अगले स्थान पर फिनलैंड, सबसे भ्रष्ट दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला है। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक वे विभिन्न तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु एटॉमिक द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। वही समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान रहेगी और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं। H2O के अणु में कुल कितने अणु हैं? तो ये 3 हैं। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो संख्या 8 होता है। तो 1s2 2s2 1 मिनट 2 2 4 2 6 ऑप्शन ए। 1 मिनट ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक इतना होता है ना, तो 1 2 2 4 ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन बी। इसका अर्थ है कि 8 इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, पहले में 1s2 2s2। ठीक है, ऑप्शन 2 ही है, बी। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस संस्थान को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल उद्योगों के प्रभाव का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को मूल्यांकन करने का निर्देश दिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन उद्योगों से होने वाला प्रदूषण स्मारक को कितना नुकसान पहुंचा रहा है और जरूरत पड़ने पर इन उद्योगों को स्थानांतरित करने का आदेश दिए जा सके। बीमा विस्तार 2025 कब लॉन्च होगी? तो बीमा विस्तार जो है वो दिसंबर 2025 में लॉन्च होगी। इसका मतलब यह एक नया व्यापक बीमा उत्पाद है जिसे विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए डिज़ाइन किया गया है। कवरेज क्या? यह योजना ग्रामीण आबादी के लिए जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा को एक ही पॉलिसी में जोड़ती है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 लाख तक का कवर प्रदान किया जा सकता है। एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया से बनने वाला बेरियम सल्फेट किस रंग का होता है? तो ये सफ़ेद रंग का होता है, ऑप्शन ए। तो ये भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया में बनने वाला बेरियम सल्फेट का रंग सफ़ेद होता है। यह अपक्रिया में एक ठोस सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जबकि एल्यूमिनियम क्लोराइड विलयन में घुल जाता है। मुख्य बिंदु क्या है? बेरियम सल्फेट यह सफ़ेद रंग का ठोस अवक्षेप बनाता है, जो विलयन से अलग करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड यह पानी में घुलनशील होता है और विलयन में ही रहता है। अपक्रिया का प्रकार क्या? यह एक द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। अपक्रिया जो है यहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2070। तो भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में घोषित किया गया था। 2025 के आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो आयुर्वेद दिवस की थीम थी कि आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए। तो ये 23 सितंबर 2025 को मनाया गया था। तो ये जो 23 सितंबर 2025 को मनाया गया और इसकी आधिकारिक थीम रही है आयुर्वेद लोग और ग्रह के लिए। अर्जुन पुरस्कार 2024 जो जनवरी 2025 में दिए गए हॉकी के लिए किसे दिए गए थे?
तो ये संजय को दिए गए, सुखजीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह और अभिषेक और को। सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। सभी अंगों के भिन्न भिन्न कार्य क्यों होते हैं? क्योंकि कोशिका का भिन्न भिन्न होना, कोशिका का समान होना, भिन्न कार्य की उपस्थिति या भिन्न कार्य की अनुपस्थिति, कोशिकाओं का भिन्न होना। मानव शरीर में विभिन्न अंगों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं के विशिष्ट कार्य को कोशिका विभेदन की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या है? तो H=I²RT, ऑप्शन बी। एक व्यक्ति का द्रव्यमान 75 किलोग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण 10 किलोग्राम है और वह 25 सेकंड में 8 मीटर दूरी करता है, तो उत्पन्न शक्ति क्या होगी? तो P बोला गया ना, P=W/T। तो W और W का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो m इसमें दिया गया 75, g 10 मान लेते हैं और h ऊंचाई 8 दी गई, तो टोटल 6000 जूल आया। t 25 सेकंड दिया गया है, तो 6000 और 25, तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 240। देखो है, हाँ ऑप्शन ए 240 वॉट। ठीक। फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत के कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो ये फरवरी तक तो 15,000, इसमें किस फरवरी तक कहा गया ना, तो 15,057 केंद्र हैं। और जून जो जून 2025 है, तो तब तक के लिए 16,912 हो गए हैं। इस टाइम तो 16,912 है, बट अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन बी से है, क्योंकि उसने फरवरी दे रखा है। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 28 फरवरी 2025 तक देश भर में कुल 15,057 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक दवाइयों के किफायती दामों पर आम जनता तक पहुंचाना है। 30 जून 2025 तक यह संख्या बढ़कर 16,912 हो गई है। सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2025 में किस ग्रैंड स्लैम ने सभी मैचों को पूरी तरह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम का उपयोग किया है? तो ये विंबलडन ओपन है। 2025 में से विंबलडन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि अब टूर्नामेंट में मानव लाइन जजों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। सभी कोर्ट पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कॉलिंग सिस्टम ELC का यूज होगा। US ओपन 2020 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पहले ही यह तकनीक अपना चुके हैं। त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए। केंद्रीय बजट में हाल ही में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो केंद्रीय बजट में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना, 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में भारी कमी लाना, और जिसमें परमाणु ऊर्जा मिशन जैसे अन्य मिशन भी योगदान दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, CuSO4 5H2O CuSO4 × 5H2O नीला, यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यह एक संयोजन अपक्रिया है। संयोजन में क्या होता है? A + B = AB। ओके। तो जब सफ़ेद निर्जलीकृत तांबा कॉपर सल्फेट पानी मिलाने पर नीला सफटीय तांबा सल्फेट बनाता है, तो दो पदार्थ CuSO4 और पानी मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। यह पानी के साथ यौगिक बनाने की प्रक्रिया, जिसे हाइड्रेशन भी कहते हैं। ठीक। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? तो यह किरण जो होती है वह साधारण की ओर मुड़ती है।
साधारण की ओर मूर्ति, ये प्रकाश की किरण हो रही है, ठीक है। ये एक अभिलंब है, समझ लो। सॉरी, यहाँ से रखते हैं, 1 मिनट। ठीक, ये एक अभिलंब है इस तरीके से, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से आपतित हुई तो ये विरल माध्यम है, विरल से संघन में आएगी, विरल से संघन में आएगी, तो ये इस तरीके से आएगी, ठीक है, इसकी तरफ मुड़ेगी संघन में। वही अगर संघन से विरल में आएगी, अगर मान लो ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से आ रही, ये संघन है और ये विरल है, तो ये क्या होगा, ये साधारण से दूर हटेगी, ये इस तरीके से जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, किरण साधारण की ओर मिलती है, बी ऑप्शन। जब प्रकाश किरण कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाती है तो उसकी गति कम हो जाती है, तरंग दैर्घ्य घट जाती है और किरण साधारण की ओर मुड़ती है। यह घटना अपवर्तन के नियमों पर आधारित है। कोशिका विभिन्न समूहों में समान कार्य करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है, तो कोशिका विभिन्न समूहों में समान कार्य करती है, सभी कोशिकाओं का समान बनाता है, यह समूहों को कमजोर करता है, यह सभी कोशिकाओं को समान बनाता है, बी ऑप्शन। तो जब कोशिकाएं एक जैसे कार्य करने वाले समूह बनाती हैं तो वे मिलकर विशिष्ट कार्य करती हैं, इसे श्रम का कार्यात्मक विभाजन कहा जाता है। सॉरी, ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा, ओके, ऑप्शन ए, यह श्रम के कार्यात्मक विभाजन कहा जाता है। उदाहरण, मांसपेशी कोशिकाएं केवल संकुचन का काम करती हैं, तंत्रिका कोशिका केवल संदेश ले जाने का काम करती है। यह विभाजन शरीर के अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करती है। भारत में मई 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी ऑप्शन ए, युगांतरा फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 में 11 मई 2025 को मनाया गया। इस वर्ष की आधिकारिक थीम थी युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। समान वेग और समय के ग्राफ की रेखा किसके समानांतर होती है, तो ये समय अक्ष के होती है, टाइम, ए के, ऑप्शन ए के। तो वेग समय के साथ ही बदलता है वेलोसिटी ग्राफ में, तो ये क्या होती है, समय एक्स एक्सिस पर होता है, वेग वाई एक्सिस पर। जब वेग स्थिर रहता है तो ग्राफ में एक सीधी क्षैतिज रेखा बनती है जो समय अक्ष के समांतर होती है। एंजाइम किस ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं, तो ये लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि इनमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे लाइसोजाइम, प्रोटीज और लिपेज। ये एंजाइम अवांछित पदार्थों, कोशिकाओं को पुराने हिस्सों तथा बैक्टीरिया को पचाने का कार्य करती है। राइबोसोम प्रोटीन बनाती है, जबकि ईआर एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण में मदद करता है, लेकिन सबसे अधिक एंजाइम लाइसोसोम में ही पाए जाते हैं। बाइनरी फिजन किस जीव में होता है, तो बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा में होता है, अमीबा में, ठीक। बाइनरी फिजन द्विखंडी एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन है, इसमें एक जीव दो समान संतानों में विभाजित हो जाती है। अमीबा में कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित होकर दो नए अमीबा बनाती है। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है और हाइड्रा में बडिंग होता है। रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन होता है और बडिंग मतलब मुकुलन होता है, ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इसमें बेटर लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर आ रही है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ना आए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।